सजोर मेहता इस आदिवासी संस्कृति के गोत्र व्यवस्थापक रूपोलन क्रांतिकारी को पार लिंगाता इस गोंडवाना भूमि में 88 शंभू से पीड़ित में राज करने वाले सबसे प्रथम शंभू कोसोडूर मौला ताईता गोंडवाना का इस महान उद्देश्य को हम तक पहुंचाने वाले दादा हीरा सिंह मरकांता गोंडवाने की इस विशेष संस्कृति को लिखकर हम तक पहुंचाने वाले दादा मोतीरावन कंगाली था। अब आपके यवतमाल में जो राजपाट चला और महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे फेमस जिला है आपका नागपुर, उस नागपुर के संस्थापक वक्त बुलंद शाह जी को याद करते हुए और समस्त बहन शक्ति पुरखा शक्ति को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हम सबके मार्गदर्शक दादा मारुति उइके जी जो कि संस्थापक है जंगोम दल महाराष्ट्र के और महिला जंगोम दल की संस्थापक रंजना उइके जी, कुंदन कोड़ापा जी प्रदेश अध्यक्ष मुख्य समन्वयक गोंडवाना जंगोम दल महाराष्ट्र, मंगेश मलगाम जी मुख्य समन्वयक युवा जंगोम दल, विनोद गेडाम जी मुख्य समन्वयक युवा, स्वर्णदाई जिनके लगातार फोटो और वीडियो आपके जिले के आप मध्य प्रदेश के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे मिलते रहते हैं और कछारगढ़ में अक्सर कर हम उनसे मिले हैं। मैं अपने विचारों से आपको जोश भरूं ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जिस पुरखा का जिला है ये क्षेत्र महान पुरखाओं का है जिनके रगों में हमेशा क्रांति की लहर दौड़ी। मैं इस यवतमाल और महाराष्ट्र के उन सैकड़ों युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, इस यवतमाल के आदिवासी समाज के तमाम युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर बाबूराव सिनेमा के शंकर साह, रघुनाथ साह, कुमराम भीमू, टांचे भील, बिरसा मुंडा ऐसे सैकड़ों महापुरुषों का क्या आपके अंदर का वो खून जिंदा है? क्या आपके रगों में वो खून दौड़ रहा है? अगर वाकई आपके रगों में खून दौड़ रहा है तो इतना शांत आदिवासी कभी रहता नहीं है। अपने लोगों को उजड़ते हुए कोई आदिवासी देखता नहीं है। अपने संवैधानिक अधिकारों को अपने आंखों के सामने चीरहरण होते हुए वो देख नहीं सकता। अपनी बहु बेटियों का शारीरिक शोषण और हमारे क्षेत्र से खनिज संपदा को लूटते हुए देख नहीं सकता। ये मेरा महापुरुषों का खून इस चीज की इजाजत नहीं देता। युवा साथियों, अरे जगाइए अपने अंदर कांग्रेस चटवाके का वो खून, जगाइए बिरसा मुंडा की वो लहर। अरे शंकर साह, रघुनाथ साह जैसे निरंतर अपने अंदर लाइए टांटिया भील जैसे अपने अंदर की एक ललक करने की, क्योंकि इतनी कम जनसंख्या ये बता रही है कि आपकी यवतमाल का जो खून है वो अभी सोया हुआ है। और याद रखिएगा, जहां का खून सोया रहता है, जहां के लोगों का खून अगर अपने समाज की लुढ़ती हुई नैया को, जो डूबती हुई नैया है, उसको बचाने की अगर खून दौड़ता नहीं है तो वो खून नहीं, वो गुलामी का संकेत है। वो ये संकेत दे रहा है कि यहाँ के लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहे हैं। क्या है गुलामी का संदेश? क्या है गुलामी की वो जंजीर? आप समझिए, अंग्रेजों के समय जो गुलाम था उनके लोग जेल में सबसे ज्यादा सड़ते थे। और आज आप देख लीजिए महाराष्ट्र की जेलों के अंदर अरे कितना समाज यहाँ पर रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोग जेल में हैं। एक गुलाम समाज होने का दूसरा संकेत यह है कि वो समाज हमेशा सड़कों में काम करती हुई दिखेगी, ईटा भट्टा में काम करते हुए दिखेगी, बड़ी सी बड़ी इमारत बनाते हुए काम करते दिखेगी। उनके लोग शहरों में झाड़ू पोछा करते हुए दिखेंगे। उनके लोग ये बड़ी बड़ी दुकानों में 2005-4 की नौकरी करते हुए दिखेंगे। उनके लोग पलायन करके यहाँ से वहां जाएंगे। ये गुलामों का संकेत है, गुलामी का संकेत है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा देश का आदिवासी के साथ क्या हो रहा है? इस देश का मूल मालिक कहे जाने वाला समाज, जिसको सुप्रीम कोर्ट 10 बार चिल्ला के बोल चुकी है तुम मालिक हो। पूरा देश का पार्टी, राजनीतिक पार्टियां के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता चिल्ला रहे तुम मालिक हो, लेकिन मालिकों का क्या हाल? गुलामों की जिंदगी जी रहा।
2000-5000 के लिए काम कर रहा है, 100 रुपए 200 रुपए के लिए मजदूरी कर रहा है, ये गुलामी का संकेत है। अगर किसी भी गांव में, किसी भी जिले तहसील में, तालुका में सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो आदिवासी समाज का व्यक्ति निकलता है। ये दूसरा संकेत है गुलामी का। तीसरा संकेत गुलामी का है, जिसके ऊपर पुलिस अत्याचार करती हो, जिसके ऊपर भूमाफिया जिनकी जमीन लूटते हैं। आज क्या हो रहा है, आपकी यवतमाल में कई सारे लोगों को थाने में टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो आपसे जुड़ा नहीं है, सामाजिक संगठन से जुड़ा नहीं है, जंगल दल के किसी भी विंग से वो जुड़ा नहीं है, इसलिए प्रताड़ित है। उसको मारते हैं लोग, वो डर के इसलिए बैठ जाता है क्योंकि वो आदिवासी है। वो इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि वो ढंग से शिक्षित नहीं है। वो इसलिए शांत बैठ जाता है क्योंकि उसके समाज का व्यक्ति, उसके समाज का माता बहनें संगठित नहीं है। वो लोग संगठित नहीं है, गाँव गाँव जुड़े नहीं है, इसलिए एक पीड़ता है, दूसरा भाई दूर से देख के हंसता है, आदिवासी पीड़ता है, हंसता है। ये संकेत है तीसरा कि जो समाज गुलाम होती है उसको पुलिस भी पीटती है, उसको पूंजीपति भी पीटता है, उसको अमीर जैन मजलिस शहीद साहूकार भी पीटता है, वो हर किसी के पिटाई का शिकार होता है। ये तीसरा संकेत है। चौथा संकेत, जो समाज गुलाम होती है उसका चौथा संकेत है कि जिसके बाप दादा राज किए थे, लेकिन आज उनकी जमीन पे कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करके बड़ी बड़ी इमारतें बना लिया, बड़े बड़े एजेंसी बिल्डिंग बना लिया, कपड़े के बड़े बड़े शोरूम बन गए, उनके जमीन में बड़ी बड़ी होटल बन गए, ढाबा बन गए, और आज वो समाज उन्हीं की जमीन में बना हुआ उस होटल, उस ढाबा, उस दुकान में रोजंदारी करता है, मजदूरी करता है। ये गुलामी का संकेत है कि जमीन आपकी छिन रही है, आपकी जमीन में कोयला निकलता है, आपकी जमीन में सीमेंट है, आपकी जमीन में चूना है, अरे करोड़ों और अरबों का खनिज आपके क्षेत्र में है, बाहर का व्यक्ति आता है, बिहार का व्यक्ति आता है और आपके जमीन से खनिज निकालता है और करोड़पति अरबपति बन के आयात करता है, लेकिन ये समाज कोई खनिज निकाल कर मजदूरी कर रहा है। ये गुलामी का संकेत है। आदिवासी की थी 1950 के पहले, और आज निकालिए कितनी जमीनें यहाँ आदिवासियों की बची है, आंखों के सामने लूट गई आपकी जमीन, और आपका व्यक्ति यहाँ वहां जाता है, शांत बैठता है, थोड़ा बहुत पैसे आने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेता है। ये संकेत है गुलामी का कि आपकी जमीन आपकी छिन रही है। अंग्रेजों के समय में जो गुलाम था उसकी जमीनों पे अंग्रेजों ने और बाहर के आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। उनके लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिए थे, अंग्रेजों ने भी जबरदस्ती जेल में ठूस के रखे थे आदिवासियों को। ये गुलामी का संकेत है। और संकेत क्या है गुलामी का? गुलामी का संकेत है कि जो समाज गुलाम होता है, उनकी समाज की महिलाओं को उठाकर दूसरा व्यक्ति उनका शारीरिक शोषण करता है, उनसे बच्चे पैदा करता है और उनके नाम पे जमीन करके महिला को मार देता है। बलात्कार का शिकार महिलाएं होती है। आज आदिवासी समाज, निकाल लीजिए रिकॉर्ड, ये यवतमाल के पूरे थाने में आप निकालिए कि समाज के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, कौन से समाज की महिलाओं का खुलेआम शोषण होता है, तो आप ये आदिवासी समाज को सबसे प्रथम पंक्ति में पाओगे। तो मालिक अनपढ़ मिलेगा, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होंगे, लेकिन उन स्कूलों में आदिवासी नहीं देखेगा। 10वीं 12वीं तक अपनी पढ़ाई छोड़ के समाप्त करने वाला व्यक्ति आदिवासी मिलेगा। जो इधर उधर कम उम्र में गरीबी के शिकार होने की वजह से अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं करता, वो आदिवासी मिलेगा। ये गुलामों का संकेत है। ये संकेत है कि आदिवासी समाज के लोग, जो समाज सक्षम होता है, शासक होता है, वो समाज के पास बड़े बड़े व्यापार के संसाधन होते हैं, पेट्रोल पंप उनका होता है, बड़ा ढाबा उनका होता है, बड़ी एजेंसियां उनकी होती है, सबसे बड़ा इस जिले में स्कूल उनका होगा, सबसे बड़ा कॉलेज उनका होगा, सबसे अमीर बड़ी बिल्डिंग उनकी होगी। जो शासक होता है उनके पास ये सब होता है, लेकिन ये समाज शासक नहीं है। इसके बाद खुद के बजट में जो कपड़े हैं, वो कपड़े भी दूसरों की दुकान से खरीदता है। खुद के पैरों में जो जूते हैं, वो जूते भी दूसरे की दुकान से खरीदता है। इनके बदन पे जो सोने और चांदी के जेवरात है, वो ज्वेलरी भी दूसरे की दुकान से खरीदता है। अरे जब शादी विवाह होता है तो दहेज जो सामान खरीदता है वो भी दूसरे की दुकान से खरीदता है। अरे अपने घर में जो भी जरूरतमंद चीजें सब दूसरे की दुकान से खरीदता है। ये गुलाम समाज होता है, क्योंकि उसके पास उसका खुद का व्यापार नहीं होता। इस देश का मालिक ही अगर गुलाम है तो आप सोच के देखिए कितनी भयानक स्थिति में है। कोरोना के नाम पे इन मालिकों को राशन नहीं मिलेगी करके वैक्सीन ठूस के लगाया गया। कोरोना के समय हमने देखा ये समाज के लोगों को वैक्सीन लगी और जिन जिन ने वैक्सीन लगाया आज वो मालिक
2 घंटे काम नहीं कर पा रहा है धूप में, अरे अपनी खेती बाड़ी तक पैदल नहीं चल पा रहा है, मारा जा रहा है सरकार के द्वारा आपको वैक्सीन के नाम पे। दौड़ लगाते हो, रनिंग करते हो, कई युवक 10 से ज्यादा लड़के अटैक आके मर गया। ये माने की हालात है। अरे कोई भी वैक्सीन आती है तो गुजरात के अंदर हजारों आदिवासी महिलाओं को वैक्सीन लगाई गई, टेस्ट किया गया क्या ये वैक्सीन काम करती है, तो टेस्ट में पूरी महिलाओं की जान चली गई। वो है गाँव, वो है आदिवासी, जिसको जानबूझ के सरकार भी कदम कर रही है। आंख बंद करके समाज गुलामी की कगार में है, भ्रम की कगार में है, आंख बंद करके किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेता है। अरे जागिए, जागिए, ये आपकी अंतिम लड़ाई है, आपकी पीढ़ी को बचाने के लिए। ये जंगों में आपको निकलना पड़ेगा, उलगुलान आपको करना पड़ेगा, अपने समाज को जागरूक करके निकलना पड़ेगा। याद रखना, गुलाम लोग जिस दिन गुलामी की जंजीर तोड़ेगा तो शासक बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मात्र 5 साल के अंदर ये समाज संवैधानिक अधिकारों को परिवर्तन शासक बन जाएगा। 15 साल नहीं हुए, वो व्यक्ति इस यवतमाल का सबसे अमीर व्यक्ति आपको मिलेगा। बाहर का आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर सबसे अमीर है, बाहर का आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर राज कर रहा है। उनके लोग जेल में नहीं है, आपकी माताएं बहनें और आपके बेटे जेल में बंद है फर्जी मामलों में। आपका व्यक्ति यहाँ पर गुलाम है। अगर गुलाम से शासक बनना है तो लड़ाई को समझना पड़ेगा, और लड़ाई क्या है पहले आपको ये जानना पड़ेगा। याद रखना, युद्ध वो व्यक्ति जीतता है जो अपने दुश्मन को पहचानता है। मुर्गी को पता है कि चील और बाज जो आसमान में उड़ता है वो उसका दुश्मन है। सांप को पता है कि नेवला उसका दुश्मन है। अरे शेर को पता है कि इंसान उसका दुश्मन है। याद रखना, कुत्ता को पता है कि लड़िया लोकड़ी और जो जानवर उसके दुश्मन है, लेकिन ये आदिवासी को अपना दुश्मन नहीं पता। ये आदिवासी अपने दुश्मन को नहीं जानता। ये आदिवासी जब अपने दुश्मन को नहीं जानता तो लड़ किसके साथ रहा है भाई? जब तुम अपने दुश्मन को नहीं जानते तो लड़ किसके साथ रहे हो? आप दुश्मन के साथ नहीं लड़ रहे हो, आप एक दूसरे के संगठन से लड़ रहे हो, आप एक दूसरे के पार्टियों से लड़ रहे हो, आप अपने भाई से ही लड़ रहे हो। क्यों? ये लड़ने वाली कौन थी? या तो दुश्मनों से लड़ेगी या तो आपस में लड़ेगी, लेकिन आपको दुश्मनों की पहचान ना होने की वजह से आप आपस में लड़ रहे हो। ये समाज का युवा इससे लड़ता है, ये महिला उससे लड़ता है, ये बुजुर्ग उससे लड़ता है, आप एक दूसरे से लड़ने का काम कर रहे हैं। आज ये छिंदवाड़ा का आदिवासी कौन? देवराव मलाबे देवगढ़ रियासत से आकर इस यवतमाल की धरती में उन तमाम आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, उन तमाम ST SC और OBC धार्मिक अल्पसंख्यक भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, अरे पहचानिए आपका दुश्मन। अगर आप अपने दुश्मन की पहचान नहीं करोगे तो आप युद्ध हारोगे, क्योंकि आपकी तलवार आपके भाई की गर्दन में रहेगी, क्योंकि आपका तीर कमान आपके भाई के खिलाफ करेगा। पहचानो अपने दुश्मन को। अगर आपने जिस दिन दुश्मन को पहचान लिया उस दिन आप अपना युद्ध जीत जाओगे, नहीं तो आप एक दूसरे को काट मार के अपने आप को खत्म करने का काम करोगे। कौन है दुश्मन आपका? वो व्यक्ति आपका दुश्मन है। कौन है? कौन है पता है? आपका खून नहीं खोलता। ये महाराष्ट्र के लोगों का खून नहीं खोलता ऐसा लगता है। एक धनगर समुदाय, उन धनगर समुदाय का व्यक्ति कहता है कि हमें ST में शामिल करो, जो वर्गीकरण आया सुप्रीम कोर्ट का उसमें शामिल करो। अगर कोई आदिवासी विरोध करता है, पता धनगर समुदाय जो आदिवासी नहीं है वो क्या कहता है? इन आदिवासियों की औकात नहीं है, अगर ये ज्यादा बनेंगे तो नदियों में बहा देंगे, कि क्या औकात है वो? अरे खुलेआम इस महाराष्ट्र के आदिवासियों को एक धनगर समुदाय का व्यक्ति खुलेआम कहता है कि इनकी औकात नहीं है। अरे कब आपका खून जागेगा? अरे आपके अंदर कब? अरे मर गया क्या वो खून बिरसा मुंडा का आपके अंदर का? बाबूराव चकमाके का वो खून जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, क्या वो मर गया है? क्या राजीव गांधी का खून आपके अंदर नहीं दौड़ रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे जगाओ अपने अंदर का बाबूराव चकमाके को और औकात दिखाओ वो धनगर समुदाय के व्यक्ति को जो कहता है कि आदिवासियों की औकात नहीं है। दिलाओ उसको औकात यार, जो व्यक्ति खुद आदिवासी संस्कृति को नहीं मानता, आदिवासी सिस्टम कस्टम और इतिहास को नहीं जानता, जिसकी कुछ आदिवासियों के कोई प्रमाण जिंदा नहीं है, वो व्यक्ति लड़ रहा है कि हम आदिवासी बनना चाहते हैं। बताओ धनगर समुदाय के व्यक्ति को कि आदिवासी समाज बनाए नहीं जाते, आदिवासी बनाया नहीं जाता। आदिवासी आदिवासी माँ की कोख से
पैदा होता है, आदिवासी को कागज से नहीं बनाया जा सकता। बताओ धनगर समुदाय के व्यक्ति को अगर देखो आदिवासी बनना है, बताओ उस कुर्मी, छत्तीसगढ़ में कुर्मी आदिवासी शामिल होना चाहता है, बोलो उन कुर्मी समाज के लोगों को अगर आदिवासी बनना है तो आदिवासी मां की कोख से जन्म लो, इससे आसानी से आप आदिवासी नहीं बन सकते। अरे बोलो, अगर आप बोलना नहीं सीखोगे, अगर आप लड़ोगे नहीं, अरे तो जो भी कुछ आपकी थाली में है वो भी आपका दुश्मन आपके हाथों से छीन के ले आएगा। आपके हाथ में आपका पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। जोर से बोलिए कि इस बहन की ताकत, संविधान का अधिकार आप जानते हो। याद रखिएगा, दुश्मनों की पहचान ना करने वाला आदिवासी खुद मर रहा है। अरे जागिए, आपको 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, अब जो आपने मणिपुर का कांड देखा होगा, जहां आपके समाज, मेरे समाज की आदिवासी बच्चियों को नंगा करके सड़क में घुमाया गया, खून खौला था कि नहीं? सोचो, जिस समाज की महिलाओं को निवस्त्र करके सड़क में घुमाया जा रहा है वो 6वीं अनुसूची क्षेत्र है। असम में, मेघालय में वहां का आदिवासी साथ में उतरा है 6वीं अनुसूची बचाने के लिए। आपका ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ का आदिवासी घर पे बैठा है। अरे कब जागोगे? गुलाम बन गए और कितना रहोगे? याद रखना, आपके पास गुलाम बनने के लिए और कुछ नहीं बचा। लास्ट चीज बची है, जमीन वो भी छिन गई, अधिकार पूरा उल्लंघन हो गया। और क्या बचा है आपके पास? आपके पास थोड़ा बहुत तन बचा है ना, वो भी आप देख लीजिए। आज आपके नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी बच्चे अपने तन बेचने के लिए मजबूर हो गया है, अपना खून बेचने लगा है आदिवासी। और कितना मजबूर करोगे साथियों? इसलिए जागिए, क्योंकि आप जागोगे, आप लड़ोगे तो ही आपको गुलामी से आजादी मिलेगी। गुलाम और दास में अंतर क्या है? गुलाम गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो गुलाम है। और दास तो वो होता है जिसको पता है कि मैं गुलाम हूं, लेकिन फिर भी गुलाम रहता है। कुत्ते को हड्डी दिया जाता है, मालिक मांस नहीं देता, हड्डी देता है कुत्ते को, और कुत्ते का हड्डी खा के बदन नहीं बनने वाला, मांस खा के बनता है। जैसे कुत्ता गुलाम होता है और मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं करता, उसको पता है कि मैं इसका गुलाम हूं, और उसको ये भी पता है कि मैं गुलामी को नहीं तोड़ना चाहता। ऐसे भी कुछ दास बने हुए आदिवासी, कुछ आदिवासी दास बने चाटने का काम करते हैं, जो चंद लोगों की गुलामी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना। याद रखना, रावण को पूजा जाता है और विभीषण को नकारा जाता है। रावण अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ा, और विभीषण अपने समाज और अपने भाई के साथ गद्दारी किया। तो आज रावण बनना चाहेंगे लोग, लेकिन विभीषण नहीं बनना चाहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भी ऐसे बहुत सारे विभीषण होंगे, उनको जगाओ, उनको बताओ कि विभीषण अगर बनोगे तो समाज लात मारेगी, अगर रावण बनोगे तो समाज पूजेगी और मान सम्मान करेगी। ये आपके भाई को जगाने का काम आपको करना है। 192 देश बैठ के चर्चा करे किस देश में आदिवासी इंडिजिनस पीपल रहता है, तो उन्होंने 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व आदिवासी लोगों का जब मनाया गया तो उसमें 46 अधिकार दिए गए आदिवासी। कितने? 46 अधिकार दिया गया। उनमें एक अधिकार ये भी था कि किसी भी देश में शासक करने वाला व्यक्ति वहां का इंडिजिनस होगा। किसी भी देश का आदिवासी के ऊपर वहां का लोकल लॉ काम करेगा, वहां का संविधान आदिवासियों पे लागू नहीं होगा। क्या है लोकल लॉ भैया? भारतीय संविधान के भारतीय न्याय संहिता, जिसको भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको बीएनएस 2023 और बीएनएसएस 2023 जो दिया हुआ है, उसमें स्थानीय कानून है, जिसको इंग्लिश से कहा जाता है लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या है? लोकल लॉ ऐसे लोगों के लिए लागू होता है, ऐसे लोगों की विधि है जिसके अनुसार वहाँ के लोग अपनी प्राचीन रूढ़ी परंपरा के हिसाब से संचालित होते हैं। तो यहाँ का जो व्यक्ति है, अगर वो ग्राम सभा के अंतर्गत, पंचायत के अंतर्गत अपने फैसले करता हो, पंचायत
अपने समाज के तलाक और डिवोर्स के मामले निपटाता हो, अपने सामाजिक रीति रिवाज का पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति लोकल लॉ के अनुसार संचालित होते हैं। लेकिन यहाँ का आदिवासी अपना ग्राम सभा और अपनी लोकल लॉ, जिसको स्थानीय विधि कहा गया भारतीय न्याय संहिता में, उसका पालन नहीं करता। जिस दिन यहाँ का आदिवासी 5 से 10 साल तक रेगुलरली अगर उस लोकल लॉ को पालन करने लगा तो भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद या फिर भारतीय दंड संहिता, जिसको बीएनएस बोला गया है, ऐसे कोई भी आपराधिक और सिविल कानून आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। कब? जब आप स्थानीय विधि से संचालित होंगे। लेकिन उनको पता नहीं था ये जंगल उनका है, यहाँ का खनिज उनका है, यहाँ का कोयला उनका है, यहाँ की जमीन उनकी है, यहाँ के तमाम प्राकृतिक संसाधन उनके हैं। वो भूल गए। आज ये आदिवासी देवरावन बलावे आपके बीच में आकर मैं धार लगा रहा हूँ और कहना चाहता हूँ, अरे छोड़ो गीदड़ों का साथ, अरे छोड़ो गीदड़ों के साथ, और शेरों की बस्ती में हम दिखाएंगे कि गोंडवाना पहले भी राजा था, गोंडवाना का आज भी राजा है और हम राज करेंगे। छोड़िए भेड़ों का साथ, आइए शेरों की बस्ती में। अरे राज करने के लिए पैदा हुआ है आदिवासी। अरे कितने अंग्रेजों को खड़े खड़े तलवारों से काटने वाली कौम है आदिवासी। अंग्रेजों के बंदूक और तोप की मार को तीर धनुष से मार के खत्म करने वाला व्यक्ति है आदिवासी। एक आदिवासी पैदा होता है तो जंगल काटता है। अरे ऐसे शेर आज कैसे गुलामी की जिंदगी जी रहा, मैं ये पूछना चाहता हूं। अरे निकलिए, ये लड़ाई आपकी है। किसी के भरोसे कोई संगठन नहीं चलता, किसी के भरोसे कोई आंदोलन नहीं चलता। आप ठानिए। मैंने कभी छिंदवाड़ा में सोचा नहीं कि वो काम करेगा तब मैं काम करूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा। छिंदवाड़ा में मैंने कभी नहीं सोचा कि बाकी लोग बैठे हैं मैं अकेला काम क्या करूं, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा, अरे कोई काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन आधी रात को 1-1 बजे अपने समाज के लोगों को जगाने का काम किया हो। कोई आंदोलन करे ना करे, अरे थाने में कोई मामला हो, जमीन कोई छीने, किसी को कोई अगर मारे, कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन देवरावन बलावे अकेला खड़ा होकर लड़ाई लड़ता था। और जब सबने अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख लिया तो अब कोई शासित, कोई शोषित नहीं है, अब शासित होने लगा है। जब आदिवासियों को मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, सीधी जिले में आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया गया, बैतूल के अंदर आदिवासियों को लटका के नंगा करके मारा गया, उस दिन हमने ठान लिया हम पीटने वाले लोग नहीं हैं, अब हम पीटने वाले लोग बनेंगे, तब जाके अपने मान सम्मान की रक्षा करेंगे। और वो हमने किया। आज आपके भाई के ऊपर 22 से ज्यादा मुकदमा चल रहा है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर मैंने 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव लड़ा और मैं एक ऐसा प्रत्याशी था जिसकी उम्र 26 साल थी और जिसके ऊपर केस 26 थे। सबसे ज्यादा क्राइम वाला प्रत्याशी मैं था। और वो क्राइम कैसे? आंदोलन कर देता था। छिंदवाड़ा जाम, ये विन्नेश भाई बैठे अभी पत्रकार, उनको पता है। अरे राजनंगा प्रदर्शन, लुंगी लगा के कपड़े उतार के सड़क में फेंक के 8,000 लड़कों के साथ बाईपास को चक्का जाम कर देते बिना कपड़े के, लुंगी लगा के राजनंगा प्रदर्शन हमने किए, शासन को हिला दिया। ऐसा प्रदर्शन किए कि पूरा छिंदवाड़ा में पैर रखने की जगह नहीं थी। आदिवासी दिवस था 9 अगस्त का, इतना 50,000 से ज्यादा आदिवासी को सड़कों में निकाला था, पूरा चक्का जाम, इतना चक्का जाम, हिल गया प्रशासन। क्या? अरे FIR से डरे नहीं है, जेल में रहा मैं 21 दिन, डरा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा मैं लड़ाई अगर लड़ता हूं तो मेरे आने वाली जनरेशन, आने वाली कौम सुरक्षित रहेगी। अगर मैं ही दुबक के बैठ गया तो मेरी समाज पीड़ते रहेगी। और आज मेरे बाजू वाला घर के व्यक्ति को मारे हैं, कल मेरे घर के बहू बेटियों को मारेंगे, उनका बलात्कार करेंगे और मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकता। तो मानिए साथियों, दल के माध्यम से चलने दो ग्राम गणराज्य व्यवस्था को लागू करने के लिए चलाइए एक मोर्चा। तमाम जनगोम दल के साथियों से कहना चाहता हूं, ग्राम गणतंत्र या ग्राम गणराज्य नाम से सभा चलाइए। हर गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए। हर गांव में जितने भी लड़ाई झगड़े का समाधान गांव में होना चाहिए। अगर आपको मालिक बनना है तो ग्राम गणराज्य या ग्राम गणतंत्र आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें हर गांव सक्षम बन सके।
हर गांव आत्मनिर्भर बन सके, ये आंदोलन आपको चलाना पड़ेगा। मेरे भारत बनता सोच चाहिए यार, इनके अंदर बहुत जोश था। याद रखना, लास्ट अंतिम भाषण की मेरी पंक्ति है। एक हाथी था, जंगल में बहुत शानदार तरीके से विचरण करता था, भरपूर फल फूल पत्ती खाता था। एक हाथी जो पूरा जंगल का राजा बना करता था। एक दिन कुछ बाहर के लोग आए, आक्रमण करे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो हाथी लोग हैं यहाँ के राजा हैं, ये अपने मन का जीते हैं, मन की जगह में सोते हैं, अरे जहाँ मन करे वहाँ घूमते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं। बोले क्या किया जाए भैया? तो बोले इनको गड्ढा खोदा जाए और हाथी को फंसाया जाए। तो बाहर के कुछ लोग आए, उन लोगों ने बड़ा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर पत्तियां बिछा दी। हाथी विचरण करते हुए घूमते घूमते जा रहा था बढ़िया मजे के साथ। गया हाथी, उसको लगा ये मेरा जंगल है, कौन मेरे को रोकने वाला है, और गया और वो गड्ढे में गिर गया। जब गड्ढे में गिरा, दिन भर कुछ नहीं खाया, भूखा था, पानी भी नहीं पिया। दूसरे दिन कुछ लोग उसको ऊपर से दिखे, उन्होंने कहा अरे हाथी फंस गया बेटा, फंस गया। उसको पत्ती लाया, घास खिलाया, पानी पिलाया। एक हफ्ते तक, 7 दिन तक एक हाथी को घास फूस पत्ती सब खिलाया गया। हाथी को लगने लगा कि जो घास पत्ती फल केले पानी जो सब मुझे देख रहा है ये मेरा मालिक है। हाथी ने मान लिया ये जो व्यक्ति है ये मेरा मालिक है। और उन्होंने जब ये देख लिया कि अब हाथी मेरे को नहीं मारेगा, पहले मेरे को हाथी मार डालता, खून देता, उड़ा देता, अब हाथी मेरा गुलाम हो गया है। क्योंकि उन्होंने क्या दिया? पानी दिया। क्योंकि उन्होंने क्या दिया? फल दिया, फूल दिया। उसके बाद हाथी को बाहर निकाल लिया और हाथी उसके पीछे पीछे घूमने लगा। हाथी उसके पीछे पीछे घूमता है, वो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे हाथी जाता है। और हाथी को आदत कर दिया आटे में पानी, आटे में पत्ती देने की, और बाद में वो हाथी किसका गुलाम हो गया? वो बाहर से आए हुआ आक्रमणकारियों का। वैसे ही यहाँ का आदिवासी है, आदिवासी यहाँ का मालिक था, सोने की सिक्का चलते थे, गढ़ किला और महल थे, राजा था यहाँ का। बाहर के लोग आए, इनको हमने वैसे हाथी की तरह गड्ढे में गिरा और क्या दिए? जैसे हाथी को पत्ती दिया जाता था, इनको राशन दिए। क्या ये 2 किलो मुफ्त में राशन लो, फ्री वाला राशन, फ्री वाला खाओ खाओ, बड़ा अच्छा लग रहा, राशन मिल रहा, राशन मिल रहा। हाथी भूल गया कि जंगल उसका है, अरे पूरा राशन ही उसका है। ये बाहर से जो चुन्नू राशन दे रहा है, ये व्यक्ति तो सारा खुद बाहर का भिखारी है, भिखारी मेरे को खाने को दे रहा है। ये इनको नहीं पता था यहाँ का आदिवासियों को जैसे हाथी को पानी दिया गया, क्या लाडली बहना योजना दी गई। यहाँ मराठी में क्या नाम को योजना दी? लाडली बहना। मराठी में जो भी बहनों को मिला 2000 रुपये दे दिए, बहना खुश, अरे मेरे को पैसा मिल रहा है। उसके बाद इनको किसान सम्मान निधि दे दिया। उसके बाद इनको बोलते वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सब मिलेगा। कितना कितना 1000 रुपए, 1200, 2000। अरे देश का मालिक आदिवासी ये राशन लेकर अपने आप को बोलता है मेरे को तो मुफ्त में मिल रहा है। अरे मालिक था जो 2000 जो तेरे को दे रहे हैं, तू उसके सामने 5-5 एकड़ जमीन देता था। कोई भिखारी बाहर से आता था, यहाँ का मालिक है भिखारी, भीख नहीं मांगने का, भीख नहीं, बिल्कुल भीख नहीं। 5 एकड़ जमीन दे दो, भीख मत मांगना, ये गुणवाना का साथ है, भीख नहीं चलेगा। जो मालिक था आज वो 2 किलो 4 किलो राशन में खुश। अभी मैं बीच में एक दिन जो बड़े अमीर लोग हैं, जैन बनिया सेठ साहूकार लोग, इनके साथ में बैठा। मैंने बोला भैया सरदार जी, अरे जैन साहब आप राशन लेते हो? राशन भिखारी समझा क्या? उनको आपके घर की जो महिलाएं हैं वो लाडली बहना योजना लेती पैसा, हट पर पागल है, घर इतने गरीब है क्या? मैं बोला किसान सम्मान निधि या वृद्धा विधवा पेंशन, बोले भाग यहाँ से, हम भिखारी लोग लग रहे हैं तो 2000 रुपये लेंगे, हम भिखारी और भुखमरे लोग लगे हैं तो 2 किलो 4 किलो राशन लेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे भिखारी और गरीब लोग, जो राशन लेने वाले लोग उनकी नजरों में भिखारी बन गया, गरीब बन गया, भिखमंगे बोलते हैं आपको। लाडली बहना लेने वाली जो महिला है 2000 में खुश, अरे आपको गरीब बोलते हैं। यहाँ का बड़ा नेता, यहाँ का जो तुम्हारा
ले लेगी क्या? भगा देंगे वो लोग। अरे जो मालिक था उनको भिखारी बनाया गया। ये भिखारी किसने बनाया? हाथी को किसने गुलाम बनाया? गड्ढे में गिराया गया, उसके बाद भोकट की चीज दिया गया, उसके बाद हाथी को गुलाम बनाया गया। याद रखना, ये सरकार ये चाहती है कि आदिवासी मात्र 2 किलो राशन और लाड़ी बहनों के नाम पे घुस रहे, उनको मालिक बनने का अधिकार ना मिले। उनको 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची भारतीय संविधान के वो मूल अधिकार न मिल सके, इसके लिए आपको गुलाम बनाया गया। और मेरे समाज का व्यक्ति जो मालिक था, जिस देश का मालिक था, जिसके हाथ में पूरा खेती और जंगल जमीन था, आज वो 200 रुपया की मजदूरी कर रहा है। साथियों, मजदूरी कर रहा है, वो राशन लेके खुश है। गुलामी की बधाई क्या तुमने में? मुझको तो दुख होता है, जिस समाज में पैदा हुआ वो समाज के लोग घर में बड़ी शांति से बैठे हैं। अरे कैसे नींद आ रही है आपको? आपकी समाज का व्यक्ति पीड़ित है, पिट रहा है, मारा जा रहा है उसको। सम्मानीय साथियों, निकलिए। महाराष्ट्र के अंदर इतना आदिवासी 75 लाख आदिवासी है। अरे जिस दिन ये 75 लाख आदिवासी जाग गया तो यहाँ का मुख्यमंत्री भी आपका होगा। और मुख्यमंत्री आपका होगा तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान आप खुद लागू कर दोगे। ये किला महल चुटकी में बना दोगे। संस्कृति को, बोली भाषा को दर्जा वैसे मिल जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों को जो ओपीएस और ओल्ड पेंशन वो चालू हो जाएगी। विद्यार्थियों की, महिलाओं की, आदिवासियों की सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने अधिकारों को समझिए। कल से अपने अपने गांव में जंगों दल के माध्यम से ग्राम गणतंत्र बनाने के लिए, ये भारत गणतंत्र है, आपको ग्राम गणतंत्र बनाना है तो उसके लिए हर गांव में समिति बनाइए, अपने गांव में ग्राम का मुखिया बनाइए और पूरे गांव की बागडोर उसको सौंपिए। आने वाले समय में गुणवाना राज, गुणवाना जंगों दल ही बना देगा इस महाराष्ट्र के अंदर। साथियों, आप सभी की पहल होगी। ज्यादा लंबा समय ना बोलते, अंतिम में मैं ये कहूंगा, अगर आपको करना पड़ेगा, ये देवराज मलावी सेनापति है और ये अगर कोई युद्ध लड़ रहा है, सैनिक प्रशिक्षित नहीं है, सैनिक को नहीं सिखाया गया और सिर्फ उनका सेनापति को युद्ध लड़ना आता है, तो मुझे बताइए, क्या अकेला सेनापति किसी युद्ध को जीत सकता है? जोर से बोलिए, क्या सेनापति अकेला किसी युद्ध को जीत सकता है? क्या चीज चाहिए होती है युद्ध को जीतने के लिए? सैनिकों की, योद्धा। और मुझे ऐसा लगता है मेरे समाज में सैनिक तैयार नहीं हुए। सैनिक तैयार होना मतलब संवैधानिक ज्ञान होना, 5वीं 6वीं अनुसूची के कैडर उसको ज्ञात होना, अपनी लड़ाई को अपने क्षेत्र में अकेले ही लड़ लेना, पुलिस, नेता नगरी और बड़े बड़े पूंजीपतियों से अकेले ही निपट लेना। ऐसा व्यक्ति योद्धा होता है, ऐसा व्यक्ति सैनिक होता है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ मंचासीन तमाम मुखिया बड़ों से, हाँ, मैं आपसे ज्यादा नहीं 100 सेनापति बनाने की निवेदन करता हूँ, क्योंकि एक विधानसभा में 100 सेनापति आपका हो गया। मान्यवर कांतिराम साहब ने कहा था कि मेरा बीएसपी का एक व्यक्ति और बाकी पार्टी का 100 व्यक्ति के बराबर होता है। एक योद्धा तो 100 लड़के तैयार करिए, हर मुखिया। ये विधायक चुटकी में निकल जाते थे, चुटकी में 100 आपके विधानसभा में अगर लड़के खड़े हैं, अब 100 को आपने मैसेज डाला कि जितने मेरे टीम के 100 योद्धा हैं, आज 22 सितंबर को एक गांव में बैठक करो। 100 को आपने ऑर्डर दिया, एक गांव में बैठक करो। एक दिन में कितने गांव बैठक हो गई? 2 दिन में, 3 दिन में, अरे 3 दिन में 300 गांव की बैठक तैयार। जो काम लोग 1 साल में नहीं कर सकते थे वो आपने 3 दिन में कर डाला। अरे जिसके पास 100 लड़के होते हैं वो 100 लड़कों के सारे पूरा निपटा देता है, इतना मेहनत नहीं करता। 7 दिन का खेल रहता है ये विधायक का, मात्र 7 दिन का, ज्यादा माता पच्ची नहीं करने का। पूरा 5 साल वो पूरी समाज को नहीं जगाता, पूरे समाज के बीच में नहीं जाता, मात्र 100 लोगों को तैयार करता है। और मात्र 100 लोग तैयार हो गए, 7 दिन में 700 गांव वैसे बैठक हो। अब जब 700 गांव में तुम्हारी वैसे बैठक हुई, तुम काम कर लोगे? तुम विधायक के छोड़ो, तुम्हारा सांसद बन जाए, सांसद छोड़ो झटके में मुख्यमंत्री। अरे राजनीतिक लड़ाई तो चुटकी में जीतने की है, लेकिन उसके लिए दिमाग से काम करना होगा। वैसे ही इसलिए मैं बोलता हूँ, संवैधानिक अधिकार अगर चाहिए तो
योद्धा तैयार करिए, टीम तैयार करिए। ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ यहाँ की आयोजक समिति का, गोंडवाना जंगोल दल महाराष्ट्र का, इस समिति को, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए तमाम कार्यक्रम के योद्धागण जिन्होंने एक एक रुपया भी इस कार्यक्रम के लिए दान दिया है, उनको सादर सेवा जोहार करता हूँ। और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब जब समाज का कार्यक्रम हो, दान, मतदान और सम्मान, ये 3 चीज दिया करो। दान कभी दूसरे लोगों को मत देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, गाँव का छिड़ जाए। मतदान अगर अपने लोगों को दोगे तो मालिक बनोगे, सम्मान अपने लोगों को दोगे तो मालिक बनोगे। दान, मतदान और सम्मान, ये 3 चीज पराये लोगों को मत देना, नहीं तो बर्बाद होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। बहुत बहुत